Hey guys, this is CA Sagar Kasset. Welcome you all to the marathon revision of chapter number 4 CA Intermediate जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है बेटा, अभी सबसे पहली बात, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 30 सेकंड देख लो। आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले भी कुछ चैप्टर्स के वीडियो अपलोड हो चुके हैं रिवीजन वाले, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 देन 11 एंड चैप्टर नंबर 6। ये मैं आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से सीक्वेंस बोल रहा हूं, सो एकदम टेंशन मत लेना, ठीक है सर। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, अगर आप अभी भी नोट्स रेफर कर रहे हो जिससे आपने पढ़ाई कर चुकी है तो वही नोट्स रेफर करना, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अगर फिर भी आपको नोट्स चाहिए तो यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स फ्रॉम माय एंड्रॉइड ऐप गाइडलाइन, जिसका लिंक मैं ऑलरेडी दे चुका हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा, कुछ चार्ट्स अपलोड कर चुके हूं मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। दोज आर द रिविजनरी चार्ट्स जो आप इमेजेस के फॉर्म में है, फटाफट से इमेजेस डाउनलोड करके बार बार उसको आप डेली बेसिस पे देख पाओगे तो बहुत ज्यादा हेल्प होगा। उसके बाद में सर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको इसके बाद भी कुछ और चैप्टर्स के रिवीजन अपलोड होंगे वो देखना है, फटाफट अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑफ कोर्स, है ना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलो बेटा, विदाउट टेकिंग टू मच टाइम वी आर क्विकली स्टार्टिंग विद द मैराथन रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। आई ट्राई माय बेस्ट टू कवर मैक्सिमम पॉसिबल थिंग्स। मैं तो पूरा चैप्टर कवर करूंगा नोट्स के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा, जहां पर भी आपको कुछ क्वेरी आएगा यू कैन डायरेक्टली ड्रॉप मी योर मैसेज, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, ठीक है। चल, वेरी फर्स्ट थिंग सर, ये चैप्टर जो बात करता है किसके रिगार्डिंग बात करता है? दो चीजों की रिगार्डिंग बात करता है। एक सर ऑडिट रिस्क, मतलब पूरा रिस्क जो असेसमेंट करना है मुझे मेरे ऑडिट करते समय। एंड सेकेंड थिंग सर, उसको इवैल्यूएट करके मुझे ऑडिट में कैसा एप्लीकेशन करना है वो मुझे देखना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। दिस इज द फर्स्ट थिंग विथ रिस्पेक्ट टू माय ऑडिट रिस्क। क्या बोला मैंने? ऑडिट रिस्क। सेकेंड थिंग सर, ये रिस्क को आइडेंटिफाई करके क्या करेंगे? क्या टाइम पास करेंगे? नहीं भैया, अगर मेरे ऑडिट रिस्क इन्वॉल्व है तो वो ऑडिट रिस्क को देख के भैया मुझे प्लानिंग करते आएगा कि मेरा ऑडिट कैसा करना है, मुझे आगे कौन से प्रोसीजर्स करने हैं, कहां पे ज्यादा फोकस देना है, कहां पे कम फोकस दे सकता हूं, कहां पे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे। ऑल दिस थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड एंड टू बी प्लान्ड बेस्ड अपॉन दिस ऑडिट रिस्क। सही है? क्लियर विद दिस? नेक्स्ट पॉइंट सर, ये रिस्क जो रहता है ये किसके लिए आता है? बेसिकली ये किसके वजह से आता है? तो तीन कंपोनेंट्स रहते हैं मेरे ऑडिट रिस्क के। फटाफट से मेरे साथ बोलोगे सर, जब भी ये रिवीजन चल रहा है तो आप मेरे साथ बोलते जाओगे जब बोल रहा हूं, ठीक है। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो ऑडिट रिस्क के तीन मेजर कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट इनहेरेंट रिस्क। क्या होता है इनहेरेंट रिस्क? इनहेरेंट रिस्क सर एक ऐसा रिस्क है असर्शन लेवल पे जो बोलता है कि सर विदाउट कंसीडरेशन ऑफ द कंट्रोल्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। सो सर सिंपल सी बात, रेवेन्यू का बिजनेस प्रोसेस है। रेवेन्यू के बिजनेस प्रोसेस में अगर मैं बोलूं कि सर रेवेन्यू गलत रिकॉर्ड हो सकता है तो एक्यूरेसी के रिगार्डिंग असर्शन ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पहले वाले चैप्टर्स में कवर कर चुका हूं, तो टेंशन मत लेना, पहले वो देख लेना चाहिए तो, एंड देन ये देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहली बात सर, इनहेरेंट रिस्क जब भी मैं बोलता हूं असर्शंस लेवल पे मुझे कोई भी सर रिस्क पता चलता है, जो रिस्क पता करने से पहले मैं कोई कंट्रोल्स कंसीडर नहीं करता, मतलब विदाउट कंसीडरेशन ऑफ द कंट्रोल्स ससेप्टेबिलिटी टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल, उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। तो फॉर एग्जांपल, रेवेन्यू में बी इनएप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड मतलब गलत तरीके से रिकॉर्ड हुआ, गलत अमाउंट से रिकॉर्ड हुआ, इनएक्यूरेटली रिकॉर्डेड। तो इन दैट केस मैं बोल रहा हूं सर रेवेन्यू के एक्यूरेसी पे डाउट आ रहा है, दैट इज द रिस्क ऑफ व्हाट? रेवेन्यू। एंड इनहेरेंट रिस्क है बिकॉज ये रिस्क तो होएगा। अभी ये रिस्क मैं मैनेजमेंट को पूछने जाऊंगा, मैनेजमेंट बोलेगा सर रुक जाओ बिकॉज ये रिस्क तो एग्जिस्ट करता है, वो हमें भी पता है। वो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमारे पास कुछ हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू मिटिगेट द रिस्क, to prevent the risk, to control the risk and to detect the risk. Prevent, detect and correct. प्रिवेंट करो मतलब रिस्क अराइज होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर लो, उसको बचा लो, रिस्क अराइज ही मत होने दो। सेकंड सर, ऐसा बहुत बार होगा कि रिस्क हो जाएगा फिर पता चलेगा, तो हम ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे कि वो रिस्क होने के बाद हम डिटेक्ट कर पाए ताकि डिटेक्ट करके उसको करेक्ट कर पाए, ठीक है। क्लियर विद दिस? तो पहली चीज सर, मेरे पास इनहेरेंट रिस्क रहेंगे बिजनेस में, हर बिजनेस में रहेंगे, कितना भी छोटा बिजनेस कितना भी बड़ा बिजनेस रहने दो, एवरी बिजनेस विल हैव दिस रिस्क, दैट इज इनहेरेंट रिस्क। अभी ये इनहेरेंट रिस्क को जब मैं मैनेजमेंट को पूछने जाऊंगा कि सर ये रिस्क का क्या करें, तो बोलेंगे सर हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिस्क।
इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एंड करेक्ट ओवर दिस पर्टिकुलर रिस्क, तो उन एक्टिविटीज को बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। सही है, उसको बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल। अभी मैनेजमेंट वो इंटरनल कंट्रोल्स परफॉर्म करेगा सर, बट ह्यूमन है, ह्यूमन एरर हो सकता है, आदमी से गलती नहीं होगा क्या सर? तो ये भी बड़ा रिस्क है कि आदमी से गलती हो सकता है। सर आदमी छोड़ो, आजकल तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट आ गई, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में भी गलती हो सकता है, बिकॉज आईटी के रिस्क होते हैं। चैप्टर नंबर 6। अभी इसका मतलब ये नहीं है भैया कि हम अगर चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं तो हम और चैप्टर्स का रेफरेंस नहीं लेंगे, नॉट एब्सोल्युटली। हम जब जहां जहां का रेफरेंस आएगा, एवरी रेफरेंस विल टेक। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 में ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में आईटी रिस्क पढ़ चुके हो सर, आईटी रिस्क भी है, आईटी रिस्क है तो उसका इंपैक्ट भी पढ़ चुके हो सर। अगर इतना रिस्क भी है तो क्या भरोसा कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होने के बाद भी मेरी सब चीजें सही होंगी? नॉट एट ऑल। तो दैट्स वाई बेटा वो कंट्रोल के ऊपर कुछ रिस्क है कि कंट्रोल मे नॉट बी एबल टू प्रिवेंट द रिस्क और डिटेक्ट द रिस्क और डिटेक्ट करके करेक्ट द रिस्क। समझे? एंड ये जो रिस्क होता है इसको बोलते हैं हम कंट्रोल रिस्क। क्या बोले इसको? कंट्रोल रिस्क। ठीक है, अभी ये जो दो रिस्क है ना, ये कौन से लेवल पे बेटा? ये है मैनेजमेंट लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल। एंड ये रिस्क को कंबाइंड असेसमेंट करता है आपका एसे 315। एसे 315 बोलता है, एसे 315 का नाम फटाफट मेरे साथ बोलोगे, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या बोले? आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दो चीजों की बात करता है सर। ये जो कंबाइंड असेसमेंट करेंगे इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क, इसको बोलते हैं रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड कोई भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जब भी इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क की बात करेगा तब वो सेपरेटली इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क की बात नहीं करेगा, वो दोनों को मिला के कंबाइंड असेसमेंट करेगा, जिसका असेसमेंट रहेगा असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। समझे? वेरी इंपॉर्टेंट आरटीपी का क्वेश्चन है सर, व्हेनेवर स्टैंडर्ड रिक्वायर्स टू मेंशन एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इट विल बी कंबाइंड असेसमेंट एंड नॉट सेपरेटली फॉर द इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क। आर यू गाइस गेटिंग? एकदम अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, तो रोमम का सर कंबाइंड असेसमेंट रहेगा एवरी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में। सेकंड थिंग, इंपॉर्टेंट चीज सर, ये जो रोमम है ये मैनेजमेंट लेवल पे है, इसमें ऑडिटर का कोई संबंध आया क्या? नहीं। तो सर ये जो रिस्क एग्जिस्ट करेगा ये मेरा ऑडिट के पहले भी एग्जिस्ट करेगा कि मतलब मैंने ऑडिट एक्सेप्ट भी नहीं किया सर, अभी तक ऑडिट करने भी नहीं वाला हूं, मुझे पता भी नहीं वो कंपनी को ऑडिट करूंगा या नहीं, तब भी सर इनहेरेंट रिस्क एग्जिस्ट करता है, तब भी सर कंट्रोल रिस्क एग्जिस्ट करता है। क्यों? बिकॉज दिस इज एट द मैनेजमेंट लेवल। नेक्स्ट एमसीक्यू था ये, अभी जो बात करी ये एमसीक्यू। सर रोमम विल एग्जिस्ट प्रायर द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट, इवन आफ्टर द ऑडिट, एवरीवेयर रोमम विल एग्जिस्ट। बट सर ये जो रिस्क है ये मैनेजमेंट लेवल पे है, तो ऑडिटर लेवल पे भी कुछ रिस्क रहेंगे कि ऑडिटर सर कितना भी प्रोसीजर परफॉर्म कर ले बट शायद पता ही नहीं लगा पाए कि क्या गलती हुई है, क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई है। इसी कोई रिस्क उसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। क्या बोले इसको? डिटेक्शन रिस्क। और ये जो रिस्क रहता है ये ऑडिटर लेवल का रिस्क रहता है। समझे? ये ऑडिटर के लेवल पे है, मतलब सर ऑडिटर कितना भी प्रोसीजर परफॉर्म कर ले, द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। समझे? ऑडिट रिस्क के 3 कंपोनेंट। अभी कोई बोलेगा सर ऑडिट रिस्क के सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है, एक है रोमम एंड एक है डिटेक्शन रिस्क। चलेगा भाई, मैं बोलता हूँ 3 कंपोनेंट है, चलेगा, कोई इशू नहीं, बिकॉज मैंने रोमम को 2 अलग अलग कंपोनेंट में ले लिया, एक लिया इनहेरेंट रिस्क, एक लिया कंट्रोल रिस्क, एक आया डिटेक्शन रिस्क। चलेगा सर, ऑडिट रिस्क के 2 कंपोनेंट 3 कंपोनेंट, बोलने की बात एक ही है, आउटपुट एक ही है। समझे? बोलो कैसे भी, चाहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑडिट रिस्क में 2 चीजें आती है मेजर, एक आता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एक आता है डिटेक्शन रिस्क। रोमम की 2 चीजें आती है, रोमम 2 से बनता है, एक इनहेरेंट रिस्क एंड एक कंट्रोल रिस्क। क्लियर विद दिस? इसका स्टैंडर्ड कौन सा है? एसे 315। चलो फटाफट से 2 स्टैंडर्ड जो इसके रिगार्डिंग आते हैं उसकी बातें करेंगे। एसे 315 एंड उसके बाद में 330। ऐसे 315 जो बात करता है वो 2 चीजों की रिगार्डिंग बात करता है। एक, आइडेंटिफाई करो रिस्क को, कि जब भी मैं ऑडिट करूंगा भैया किसी का, तो वो बिजनेस में कितना रिस्क है, कौन से इनहेरेंट रिस्क है, कौन से कंट्रोल रिस्क है, मतलब कौन से रोमम है, उसको आइडेंटिफाई करो। एंड आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एसेस करो कि वो रिस्क कितना ज्यादा बड़ा है, मतलब वेदर दैट रिस्क इज हायर, वेदर दैट रिस्क इज लोअर,
और वेदर दैट रिस्क इज सिग्निफिकेंट। आर यू गाइस गेटिंग? सिग्निफिकेंट माने हायर से भी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा। फ्रॉड रिस्क इज ऑलवेज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। गाइस ये मैं एमसीक्यूज बोलते जा रहा है, जो बड़े बड़े ऐसे स्टेटमेंट बोलूंगा तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पास चीजें कुछ भी नहीं होगी इस सेशन में। तो फ्रॉड रिस्क इज द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज कंसीडर्ड टू बी द फ्रॉड रिस्क, प्रिज्यूम्ड टू बी द फ्रॉड रिस्क, तो इट इज ऑलवेज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में जब भी आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलोगे तो इट इज प्रिज्यूम्ड टू बी द फ्रॉड रिस्क, इट इज प्रिज्यूम्ड टू बी द सिग्निफिकेंट रिस्क। समझे? क्लियर विद दिस? तो तीन तरह के रिस्क होंगे सर। रोमन का असेसमेंट तीन तरह से होगा, हायर लेवल है या लोअर है या सिग्निफिकेंट है। क्लियर विद दिस? परफेक्ट, समझा? चलो नेक्स्ट थिंग्स सर, आइडेंटिफाई कर लिया रिस्क को, उसके बाद में एसेस भी कर लिया कि उसका लेवल क्या है, हायर है, लोअर है या सिग्निफिकेंट है। बट सर इसके बाद में क्या करें, इसका यूज क्या करेंगे? तो भैया आइडेंटिफाई करके, एसेस करके, इसके ऊपर मुझे कुछ रिस्पॉन्सेस ड्राफ्ट करने पड़ेंगे कि हाउ विल आई यूज दिस आइडेंटिफाइड रिस्क एंड असेस्ड रिस्क फॉर द पर्पज ऑफ माई ऑडिट। तो दैट इज व्हाट डिस्कस्ड इन एसे 330। ये एसे 330 बात करता है रिस्पॉन्सेस टू द असेस्ड रिस्क बाय ऑडिटर, रिस्पॉन्सेस टू द assessed risk by auditor। समझा आपको कि ऑडिटर ने जो आइडेंटिफाई किया, जो असेस किया, उन रिस्क पे सर रिस्पॉन्सेस देने का काम ऑडिटर करेगा इन अकॉर्डेंस विद एसे 330, इन अकॉर्डेंस विद एसे 330। समझ गया? चलो सर एक फाउंडेशन बन चुका है रिवीजन का, अभी फटाफट नोट्स के थ्रू मूव करेंगे। दिस विल बी वेरी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। चलो अभी सर अपन ने जो डिस्कशन किया था, अभी ऑडिट रिस्क तीन चीजों से बनता है। तो इनहेरेंट रिस्क की बात की, कंट्रोल रिस्क की बात की, उसके बाद में डिटेक्शन रिस्क की बात की। ये तीनों को मिला के जो ऑडिट रिस्क बनेगा, व्हाट इज दिस ऑडिट रिस्क? दिस इज द रिस्क। इसमें क्या हो रहा है, ऑडिटर को कुछ कुछ चीजों की वजह से फर्क पड़ रहा है। एक सर फर्क पड़ रहा है मैनेजमेंट लेवल के रिस्क के वजह से। कौन से रिस्क? इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। एंड सेकंड फर्क पड़ रहा है सर अपने खुद के वजह से, दैट इज योर डिटेक्शन रिस्क। तो ये सबका इंपैक्ट कहां पे आएगा? ऑडिट के रिपोर्ट पे, ऑडिटर्स के रिपोर्ट पे। एंड दैट्स व्हाई ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर में गिव द इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। ऑडिटर सर गलत ओपिनियन देने का जो रिस्क है उसको बोलते हैं ऑडिट रिस्क। समझे? ये गलत ओपिनियन किसके वजह से जाएगा सर? इनहेरेंट रिस्क के वजह से। ये गलत ओपिनियन किसके वजह से होगा? कंट्रोल रिस्क के वजह से। ये गलत ओपिनियन किसके वजह से होगा? डिटेक्शन रिस्क के वजह से। मुझे बोलना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदर द ऑडिट रिस्क कैन बी जीरो। अगर आपका आंसर जीरो है, यस बोल रहे हो, तो सर एकदम गलत है, आपको रिवाइज करना है चैप्टर बहुत अच्छे से। ये रिस्क कभी जिंदगी में जीरो नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। समझे? ऑडिट के इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से ये रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता, जो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में। सही है? क्लियर विद दिस? तो ऑडिट रिस्क इज व्हाट? रिस्क दैट द ऑडिटर में गिव द इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। सो नाउ व्हाट इज इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन? और इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन में एक चीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व होती है, दैट इज सर एक्चुअल अगर हम देखें और ऑडिटर जो बोल रहा है उसमें क्या डिफरेंस है, देख लो। मुझे बोलो, मैं दो सिनारियो दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरटीपी के क्वेश्चंस में फटाफट डिस्कस करते जाऊंगा। आरटीपी पास्ट ईयर सभी आरटीपीज में 2018 से लेके, ओके तो मैं डिस्कशन रिवीजन करते करते ही डिस्कशन करते जाऊंगा, बताता जाऊंगा। सो एवरी सेंटेंस यू शुड रिमेंबर इन योर माइंड। ठीक है? दो सिनारियोज बोल रहा हूं। ऑडिटर ने बोला कि सर क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए, मतलब मॉडिफिकेशन आना चाहिए। मैं मॉडिफिकेशन कौन सा होगा वो चलो जाने दो, छोड़ दो। मैं बोला ऑडिटर बोलता है कि मॉडिफाई होगा, बट एक्चुअल में मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड सर ऑडिटर ने बोला कि क्लीन ओपिनियन है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन है। क्या बोले? अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड मतलब फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अनमॉडिफाइड मतलब फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब कोई झोल नहीं है। बट एक्चुअल में सर मॉडिफाई होने का जरूरत है, मॉडिफाई होने का जरूरत है। मुझे बोलो विच इज द रिस्क हियर दैट विल बी इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क। पहला ऑप्शन है आपका सर वेदर दिस वन, ये है मेरा ओनली दिस वन, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड एंड बोथ और नन। चार ऑप्शंस, ओनली वन, ओनली टू, बोथ एंड नन। सर एकदम सिंपल चीज है, बोथ ऐसा बोला आपने, एकदम गलत बोला सर। इसके बाद नन, नहीं बेटा, नन तो जिंदगी में ध्यान में नहीं आना चाहिए। इन दोनों में से कोई तो एक है, दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है।
क्यों बेटा? मुझे बोलो लॉजिकली सर, जब मैंने बोला कि ऑडिटर बोल रहा है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, मतलब क्यों? अरे नहीं पता लगा उसको कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो एग्जिस्ट करता था? पॉसिबल है? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। यही तो डिटेक्शन रिस्क था ना मेजर, कि सर ऑडिटर डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया। एंड डिटेक्शन रिस्क कैन नॉट बी ऑलवेज जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता जिंदगी में, कैन नॉट बी जीरो। क्यों? बिकॉज ऑडिटर्स के इनहेरेंट लिमिटेशन है। सर जब डिटेक्शन रिस्क रहने वाला है तो पॉसिबल है कि ऑडिटर बोल देगा कि क्लीन ओपिनियन है, बिकॉज जो जो मैंने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए सब मुझे सही लगे, उसमें मुझे कोई ऐसा मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिला, बट एक्चुअल में जो मेरे ऑडिट में कवर ही नहीं हुआ सैंपलिंग के थ्रू, कुछ ऐसे सैंपल जो मेरे इसमें कवर ही नहीं हुए, बट जो झोल था वो झोल अगर मेरे इसमें कवर नहीं हुआ तो हाउ विल आई विल बी एबल टू एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट। एंड दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये चीज पॉसिबल है सर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना, बट एक्चुअल में मॉडिफिकेशन की जरूरत हो, एक्चुअल में मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता हो। ऑडिटर बोल रहा है कि कोई एग्जिस्ट नहीं करता मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्लीन ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। बट सर जब मैं बोलूं एक्चुअल में 100% टेस्टिंग करते, लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द ऑडिटर वुड हैव परफॉर्म द 100% टेस्टिंग देन द रिजल्ट वुड हैव बीन द मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, बट ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑडिटर टोल्ड दैट it is the unmodified opinion required based upon the audit procedure performed. This is what covered in your audit risk. Inappropriate audit opinion. सर जो मॉडिफिकेशन का ओपिनियन जाना चाहिए था वहां पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन गया, इनएप्रोप्रिएट ऑडिट रिस्क, इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, दैट व्हाई इट इज कवर्ड इन योर ऑडिट रिस्क। व्हाई नॉट सर ओनली वन? ओनली वन क्या? फर्स्ट वाला क्यों नहीं कवर होता सर? सेकंड तो समझ गया, फर्स्ट वाले में बोलता क्या है भैया कि ऑडिटर बोलता है कि मॉडिफाई करो, बट अगर एक्चुअल में देखे तो मॉडिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, मतलब ऑडिटर पगला गया है, ऑडिटर पगला गया, वो कुछ तो इसी बात कर रहा है जहां पे सर झोल हो रहा है। या सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑडिटर को जो इंफॉर्मेशन मिला जिसके बेसिस पे वो बोल रहा है कि मॉडिफिकेशन होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन ही गलत है, बिकॉज अगर वो इंफॉर्मेशन, अगर हम सही इंफॉर्मेशन देखें तो मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं। मुझे बोलो ये सिनारियो क्या हर रोज होगा? ये सिनारियो रेयरेस्ट पॉसिबल है, ये सिनारियो बहुत कम बार होगा, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज दिस इज नॉट कवर्ड इन योर ऑडिट रिस्क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, व्हाट इज नॉट कवर्ड इन योर ऑडिट रिस्क? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑडिटर इज सेइंग दैट द मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन इज रिक्वायर्ड, बट इन एक्चुअल द मॉडिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट कवर्ड इन योर ऑडिट रिस्क। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? बहुत इंपॉर्टेंट था ये पहला वाला पॉइंट। चलो गाइस लेट्स मूव टू नाउ नोट्स एंड फटाफट से इसको कवर करेंगे जो जो भी अपना डिस्कशन रिवीजन किया। ऑडिट रिस्क क्या बोले सर? एक ऐसा रिस्क है, ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर में फेल टू एक्सप्रेस एन एप्रोप्रिएट ओपिनियन, और इसका सेकंड वर्डिंग कुछ भी हो सकता है। ये देखो, ये डेफिनेशन लिखो नहीं तो ये लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। इधर हम बोलेंगे कि ऑडिटर में फेल टू एक्सप्रेस एन एप्रोप्रिएट ओपिनियन, सही ओपिनियन देने में सर वो नाकामयाब रहा, फेल हो गया, या सर रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। ठीक है, When the financial statements are materially misstated, तब वो बोल रहा है कि इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दिया, मतलब सर वो बोल रहा है कि मटेरियल मिसस्टेटेड है। समझे? जब सर मटेरियल मिसस्टेटेड है तब वो बोल रहा है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, दैट इज व्हाट योर इज योर ऑडिट रिस्क। समझे? ऑडिट रिस्क बनता है सर दो कंपोनेंट से, एक है मेरा रॉमम, एक है डिटेक्शन रिस्क। सही है, रॉमम सर बनता है मेरे दो कंपोनेंट से, एक है सर मेरा इनहेरेंट रिस्क, एक है कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क इज द रिस्क ससेप्टेबिलिटी टू एन असर्शन टू अ मिसस्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल। कोई भी कंट्रोल्स को कंसीडर करने के पहले अगर मैं बोलूं कि सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, ये झोल हो सकता है, तो उसको बोलेंगे इनहेरेंट रिस्क। सर ऐसा रिस्क जो आफ्टर कंसिडरिंग द कंट्रोल्स, आफ्टर कंसिडरिंग द कंट्रोल्स, ये बिफोर कंसिडरिंग कंट्रोल्स था, अगर मैं कंट्रोल्स को कंसीडर कर लूं उसके बाद भी सर एक ऐसा रिस्क एग्जिस्ट करता है दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट कुड ऑकर इन एन असर्शन विल नॉट बी प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड एंड करेक्टेड ऑन अ टाइमली बेसिस बाय एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आर यू गाइस गेटिंग? चलो, could not entities internal control system may not be able to detect, correct and prevent, detect and correct the material misstatement that might exist in the financial statement, that are existing in the financial statements, उसको बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? मुझे बोलो, इंटरनल कंट्रोल कैन ओनली रिड्यूस बट नॉट एलिमिनेट द रोमम। कभी जिंदगी में रोमम जीरो नहीं होगा। इंटरनल कंट्रोल कितने भी स्ट्रॉन्ग कर लो यार, कितने भी स्ट्रॉन्ग कर लो सर, फिर भी रिस्क विल बी ऑलवेज देयर, वो कभी जीरो नहीं होगा, वो एलिमिनेट नहीं हो सकता सर, रिड्यूस जरूर हो सकता है, कम जरूर हो सकता है। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छे से करते जाओगे उतना आपका सर अपना रिडक्शन होगा रिस्क में, रिस्क कम होगा बट रिस्क कभी जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट,
इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिस्क, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिस्क। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। BER, जब भी मैं ऐसा बोलूं जो नए बच्चे उनको पता नहीं होगा, तो BER मतलब बिफोर एग्जाम रिवीजन। अगर कोई बच्चा ये मेरे एग्जाम के पहले ही देख रहा है तो फिर तो उसको ये चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, सही है। चलो बेटा तुरंत चलो, असेसमेंट ऑफ रिस्क, जब भी मैं रिस्क को असेस करूं तो क्या करेंगे, ये मेरा मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है, ना कि प्रिसाइज मेजरमेंट। कभी जिंदगी में मैं रिस्क प्रिसाइजली मेजर कर सकता हूं कि भाई 50% रिस्क है, 70% है, 80% है, 90% है? नो यार, आई कैन ओनली डिफाइन दैट बेस्ड अपॉन प्रोफेशनल जजमेंट। मैं मेरे जजमेंट के बेसिस पे बोल रहा हूं, मैं कभी प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, क्या कवर नहीं होता ऑडिट रिस्क में? एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया था कि सर ऐसा रिस्क दैट ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन ओपिनियन that the FAs are materially misstated, but जब वो एक्चुअल में नहीं हो सर, मतलब ऑडिटर ने बोला कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बट सर एक्चुअल में नहीं होना चाहिए, दिस रिस्क इज ऑर्डिनरीली इनसिग्निफिकेंट। मैंने आपको बोला कि रिस्क सर बहुत कम बार अराइज होगा बिकॉज ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। दो रीजन मैंने आपको बताए थे, एक तो सर ऑडिटर कुछ पगला गया है, सेकंड रीजन कि सर ऑडिटर जिस बेसिस पे बोला कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है उसका बेसिस ही गलत मिला है उसको, मतलब उसका बेस इंफॉर्मेशन ही रॉन्ग है, सही है। तो ये होगा सर, या नहीं मिला है उसको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तब वो बोल सकता है कि सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, बट एक्चुअल में ना हो बिकॉज शायद उसको इंफॉर्मेशन ही नहीं मिला जो प्रूव कर दे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। क्लियर विद दिस? चलो, तो ये रिस्क सर बहुत कम बार अराइज होगा, ये दिस इज नॉट कवर्ड इन योर ऑडिट रिस्क। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑडिटर के कोई भी बिजनेस का रिस्क, ऑडिटर का बिजनेस रिस्क कोई भी सर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। दिस विल बी द रिस्क ओनली विथ रिस्पेक्ट टू दैट एंटिटी फॉर विच द ऑडिट इज बीइंग परफॉर्म्ड, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द रिस्क दैट बिजनेस में अराइज होता है। जैसे सर रिस्क दैट दिस क्लाइंट मे नॉट प्रोवाइड अस, दिस क्लाइंट मे नॉट अपॉइंट अस एज एन ऑडिटर इन द फ्यूचर, ये रिस्क है, ये रिस्क अपने ऑडिट रिस्क में कवर नहीं होगा। एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस? चलो, तो since the audit risk is related to process of auditing, it does not refer to the auditor's business risk such as loss from litigation, adverse publicity, other events arising in connection with the audit of FS. Even if sir वो FS के audit के regarding है, फिर भी वो चीजें कवर नहीं होगी जो business के risk है, not with respect to the process of auditing. Clear with this? चलो, नेक्स्ट पॉइंट बेटा ऐसे 315 का, रोमम जो दो लेवल पे होते हैं, रोमम दो लेवल पे होते हैं, एक होता है ओवरऑल एफएस लेवल, सेकंड होता है असर्शन लेवल, असर्शन एपकॉट डी लेवल। क्या बोला? एपकॉट डी लेवल। पहला ओवरऑल एफएस लेवल, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल पे सर रिस्क एग्जिस्ट करता है, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू कोई सर रेवेन्यू, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू मेरा कोई सर परचेसेस, या नॉट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपेंसेस, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू कैश, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू मेरा फिक्स्ड एसेट। ऐसा कोई रिस्क जो मेरे पूरे एफएस पे रिलेट करता है वो है मेरा ओवरऑल एफएस लेवल का रिस्क, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब मैं बोलता हूं असर्शन लेवल और फॉर एपकॉट डी, एपकॉट डी, एपकॉट डी मतलब अकाउंट बैलेंस क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स, देख लो शॉर्ट फॉर्म एपकॉट डी, अकाउंट बैलेंस क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स। जब भी ऐसा कोई रिस्क सर मैं बोलता हूं कि ये स्पेसिफिकली रेवेन्यू का रिस्क है, ये स्पेसिफिकली एक्सपेंस का रिस्क है, ये स्पेसिफिकली मेरे कोई कैश एंड बैंक का रिस्क है, तो दैट इज व्हाट माय एपकॉट डी लेवल रोमम। बट जब मैं बोलता हूं कि पूरे बिजनेस के लेवल पे रिस्क है, पूरे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे रिस्क है, तो दैट इज व्हाट माय ओवरऑल एफएस लेवल रिस्क। आर यू गाइस गेटिंग? ठीक है। और जब हम ऐसे 705 में देखते हैं परवेजिव नॉट परवेजिव, तो परवेजिव का मीनिंग ये होता है ओवरऑल एफएस लेवल का सबसे बड़ा रिस्क। आर यू गाइस गेटिंग? कि जो बहुत सारे असर्शंस को, एक ही रिस्क है जो बहुत सारे असर्शंस को अफेक्ट करेगा। क्या बोले सर? आर यू गाइस गेटिंग? अरे अच्छे से समझ रहा है क्या? एकदम अच्छे से। चलो, तो दो लेवल के रिस्क होते हैं, एक ओवरऑल एफएस लेवल रिस्क एंड सेकंड होता है अपना रोमम लेवल, basically assertion level for the APCOD account balance classes of transactions and disclosures, risk associated in order to determine the NTE of further audit procedure necessary to obtain sufficient appropriate audit evidence। सही का मतलब sufficient appropriate audit evidence, NTE मतलब nature, timing and extent of further audit procedure। पहला ओवरऑल एफएस लेवल रिस्क मतलब ऐसा रिस्क जो परवेसिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज अ होल एंड पोटेंशियली बहुत सारे असर्शंस को अफेक्ट करता है, जो अभी हमने बात की। एंड सेकंड सर एपकॉट डी लेवल रिस्क मतलब ऐसा रिस्क जो हम असेस करते हैं जिससे हमें उस पर्टिकुलर बिजनेस का, उस पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस का, मतलब जैसे रेवेन्यू है, कोई भी अकाउंट बैलेंस का या क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन का या डिस्क्लोजर का एनटीई, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करने के लिए सर जरूरी पड़ेगा। समझे आपको? क्लियर विद दिस? तो ये होता है आपका असर्शन लेवल फॉर एपकॉट डी। ओके, चलो
सो दिस इज व्हाट वेरी वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर 4 का रिवीजन आपको समझ रहा है एकदम अच्छे से। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट पे लेके जा रहा हूं चैप्टर नंबर 4 पे। आर यू गाइस गेटिंग? चलो बेटा, यस चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोल रिस्क असेसमेंट व्हेन कंट्रोल डेफिशिएंसीज आर आइडेंटिफाइड। भैया सिंपल सी बात है, जब मैं कंट्रोल्स को टेस्टिंग किया, अपन जब ऑडिट करते हैं तब क्या क्या करते हैं सर? सबसे पहला मैं फेज लेता हूं मेरा प्लानिंग का, सही है। मैं पहले प्लानिंग करता हूं, उसके बाद में मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करता हूं टीओसी, उसके बाद में मैं सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर करता हूं एसएपी, एंड उसके बाद में मैं कंक्लूजन देता हूं, रिपोर्टिंग करता हूं, कंक्लूजन देता हूं इवैल्यूएशन करके, सही है। अभी मैंने बोला कि सर जब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया मुझे पता लगा कि भाई कोई डिफिशियंसी है। डिफिशियंसी होना मतलब सर सिंपल सी बात, जो कंट्रोल है एंटिटी का कोई बिजनेस प्रोसेस के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, वो कंट्रोल कोई अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो डिफिशियंसी है। जैसे काम करना चाहिए वैसे काम नहीं कर पा रहा, एंड द कंट्रोल इज नॉट एबल टू मिटिगेट द रिस्क, कंट्रोल में नॉट बी एबल टू प्रिवेंट। तो जहां पे कंट्रोल रिस्क एग्जिस्ट करता है एंड हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये रिस्क स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट इज व्हाट बेटा डिफिशियंसी ऑफ इन इंटरनल कंट्रोल्स। अभी जब आपको पता लगा कि भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में ये कोई कंट्रोल्स में डिफिशियंसी है, देन इन दैट केस आप कैसे असेसमेंट करोगे उस कंट्रोल रिस्क का? तो वो बोल रहे सर अपने को ये पर्टिकुलर पॉइंट में। तो मतलब कंट्रोल रिस्क असेसमेंट करना मतलब सिंपल सी बात है सर, डिटरमाइन करना कि ये कंट्रोल्स पे हम रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्यों बेटा? अरे रिलाई करना नहीं करना ये क्यों मैटर करता है? बिकॉज अगर आप कंट्रोल पे रिलाई करते हो तो आपको उसका यूज होएगा एसएपी परफॉर्म करते समय, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते समय। अगर आप कंट्रोल पे रिलाई कर रहे हो मतलब ज्यादा कोई टेंशन का काम नहीं है, एसएपी नॉर्मल लेवल के करेंगे तो भी चलेगा। बट सर अगर आप कंट्रोल पे रिलाई नहीं करते तो स्टैंडर्ड सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर आपको थोड़े ज्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे, बिकॉज आपका डिटेक्शन रिस्क बढ़ रहा है। जब आपका कंट्रोल रिस्क में डिफिशियंसी बढ़, कंट्रोल्स में आपको डिफिशियंसी मिला मतलब सर डिटेक्शन रिस्क आपका बढ़ा, डिटेक्शन रिस्क आपका बढ़ा। अभी सर डिटेक्शन रिस्क बढ़ रहा है मतलब अपने को शायद सर डिटेक्शन न हो पाए मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, बिकॉज कंट्रोल से काम नहीं कर रहे ना, तो मेरा कंट्रोल रिस्क भी बढ़ा, इनहेरेंट रिस्क बढ़ा, रोमम भी बढ़ा, रोमम बढ़ा मतलब मेरा डिटेक्शन रिस्क भी बढ़ा। अभी बढ़े हुए डिटेक्शन रिस्क को कम करने के लिए टू रिड्यूस दिस हमने क्या करना पड़ेगा? एसएपी थोड़े ज्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे, एडिशनल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, एडिशनल एसएपी टू बी परफॉर्म, समझे? एंड दैट्स वाई अपने को वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये कंट्रोल जो है भैया ये डिफिशियंसी होने के बाद इसके अपन रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सर ऐसा थोड़ी ना है जब डिफिशियंसी रहेगा तब तो रिलाई नहीं करेंगे, नहीं बेटा। ऐसे कोई कंट्रोल में अगर डिफिशियंसी है बट फिर भी कोई अदर कंट्रोल है उसका कॉम्पेंसेटिंग कंट्रोल, जो इस कंट्रोल के डिफिशियंसी के बावजूद भी सर रिस्क को मिटिगेट करने की क्षमता रखता है, तो देन अपने को ये कंट्रोल का इतना कोई टेंशन नहीं, तो बाकी दूसरे कंट्रोल्स पे रिलाई कर सकते हैं एंड हम आगे बढ़ सकते हैं, फिर भी अपना डिटेक्शन रिस्क नॉर्मली रहेगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, अगर मैंने देखा कि कोई कंट्रोल डेफिशिएंट है और कोई कॉम्पेंसेटिंग कंट्रोल है नहीं, मतलब उस डेफिशिएंसी को कॉम्पेंसेट करने के लिए कोई अनदर कंट्रोल है नहीं, तो इन दैट केस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी मे नॉट रिलाई ऑन दैट कंट्रोल, एंड उसके वजह से अपना डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा। डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा मतलब मुझे सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर थोड़ी ज्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे टू रिड्यूस दैट डिटेक्शन रिस्क। तो जो बढ़ा हुआ डिटेक्शन रिस्क है उसको कम करने के लिए भैया अपने को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए अपने को ये कंट्रोल रिस्क असेसमेंट डिसाइड करता है कि हमने रिलाई करना है या नहीं करना है कंट्रोल्स पे, सही है। इसके लिए हेल्पफुल है। When the auditor identified deficiencies and report on internal controls, he determines the significant FS assertions that may be affected by the ineffective controls, कि जो कंट्रोल में डिफिशियंसी है वो भैया मेरे कहां पे अफेक्ट करता है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे रेवेन्यू के एक्यूरेसी के कंट्रोल में डिफिशियंसी है तो इट इज अफेक्टिंग माय एक्यूरेसी असर्शन ऑफ द रेवेन्यू। जब भी मैं सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर करूंगा तो एक्यूरेसी असर्शन के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूं वहां पे मुझे थोड़ा ज्यादा कष्ट लेना पड़ेगा, ज्यादा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे, ताकि मैं एक्यूरेसी का जो रिस्क बढ़ चुका है, जो रिस्क बढ़ा है ना, वो डिटेक्शन रिस्क एक्यूरेसी के कंट्रोल के डिफिशियंसी की वजह से जो बढ़ा उसको कम कर पाऊं, तो उस हिसाब से मुझे वहां पे ज्यादा प्रोसीजर करने पड़ेंगे in order to evaluate the effect on the control risk assessment and strategy for the further audit of financial statements। समझा?
नेक्स्ट पॉइंट, कंबाइंड असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी सर हम ऑडिट रिस्क में बात करते हैं रोमम का, तो उसमें हम इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क को सेपरेटली कभी नहीं देखते। एसेस डू नॉट ऑर्डिनरली रेफर टू इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क सेपरेटली, रादर इट रेफर्स टू द कंबाइंड असेसमेंट ऑफ देम, दैट इज योर रोमम। सर अगर ये एग्जाम में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आएगा, नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर आरटीपी, आरटीपी में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सर ये क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, आप सबसे पहले एक्सप्लेन करोगे एसे 315 का रिलेशन, सही है कि एसे 315 वर्क करता है आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ रोमम, उसके बाद में रोमम क्या होता है वो एक्सप्लेन करोगे। रोमम के दो कंपोनेंट होते हैं, इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क, उस दोनों को कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर दोगे, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, कंट्रोल रिस्क क्या होता है, एंड देन आप फिर से बोलोगे कि जब भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में बात होती है, in order to inherent and control risk, it is not discussed separately, it is combinedly assessed by the monitor. Combined assessment होता है which exists prior to audit, even during the audit and post the audit, since it is at the management level. समझे? तो रोमम क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क, एंड ऑडिट रिस्क बनता है मेरा इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क, बिकॉज ये रोमम इनटू डिटेक्शन रिस्क था ना अभी तक पहले, तो रोमम का दो कंपोनेंट निकाल दिए एंड अलग अलग से देखा तो तीनों रिस्क का मिला के मेरा बन गया ऑडिट रिस्क। सही है। नाउ डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए सर। एक ऐसा रिस्क है दैट द ऑडिटर प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ऐसे लेवल तक रिड्यूस करना है सर रिस्क को, ऐसे लेवल तक रिड्यूस करना है जो लेवल हम एक्सेप्ट कर पाए। मतलब सर जितना गलती हम एक्सेप्ट कर पाए, अपना टॉलरेबल एरर, क्या बोले, टॉलरेबल एरर जितना एक्सेप्ट कर पाए उस लेवल तक सर रिस्क को कम करना है। समझे? टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, विल नॉट डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, will not detect a misstatement that exists and that could be material. समझे? तो will not detect a material misstatement either individually or when aggregated with the other misstatement, वो material हो सकता है। तो जब मैं बोलूं कि भैया ऐसा कोई misstatement है जो एग्जिस्ट करता है एंड जो मटेरियल भी होगा, इधर उसके अकेले के दम पे या बाकी मिसस्टेटमेंट के साथ मिला के वो मटेरियल बन जाएगा, तो इन दैट केस सर ऑडिट का ऐसा प्रोसीजर्स का रिस्क जो इन स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई ना कर पाए उसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। समझे? क्लियर विद दिस? चल, उसके बाद में जब जब हमें ये रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है इन लाइन विद एसे 315, अपन ने बात करी कि एसे 315 रिलेशन में बात करता है कि सर आइडेंटिफाई करेंगे एंड असेस करेंगे रोमम को, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। तो ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट वन। पहला एक क्वेश्चन बोला था व्हाट इज नॉट कवर्ड इन योर ऑडिट, सेकंड क्वेश्चन बोला था ये वाला कि सर आरटीपी वाला कि कंबाइंड असेसमेंट, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा हूं कि व्हाट द ऑडिटर शैल परफॉर्म इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रोमम। क्या बोले कि रोमम को आइडेंटिफाई एंड असेस करने के लिए ऑडिटर क्या क्या करेगा? सबसे पहले सर ये सब चीजें होगी प्लानिंग लेवल पे। अपन ने जो 4 स्टेजेस बोले ऑडिट के, उसमें से प्लानिंग लेवल पे सबसे पहले ये चीज होने वाली है। यहाँ पे जब प्लानिंग लेवल पे मुझे ये चीज करनी, तो मैं क्या क्या करूंगा? मैं मैनेजमेंट के पास जाऊंगा, उनके पास से सर सबसे पहले समझ के ले लूंगा कि क्या क्या बिजनेस प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या उसमें रिस्क होते हैं, क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी असेस कर चुका है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। सो वेरी फर्स्ट obtain the understanding and entity obtain the understanding of entity and its environment। entity के बारे में समझ लो, environment के बारे में समझ लो। second thing, then identify करो risk को and relevant controls based on above with the consideration of app code। तो सबसे पहले सर understand कर लिया entity को, उसके business procedures को, उसके environment को, and उसके बाद में देखा सर कि उसमें क्या क्या risk हो सकते हैं, and वो risk को management के साथ inquiry करके discuss करके मैंने समझ लिया कि उनके पास इसके लिए क्या क्या controls हैं। सही है? सेकंड स्टेप क्लियर। पहला अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, सेकंड आइडेंटिफाई द रिस्क एंड द कंट्रोल्स दैट मिटिगेट्स दैट ट्राइज टू मिटिगेट दैट हैव बीन इंप्लीमेंटेड बाय मैनेजमेंट टू मिटिगेट द रिस्क। थर्ड चीज, असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क। जो रिस्क आइडेंटिफाई किया उसका असेस करो कि उसका अहमियत कितना है, तो रिस्क कितना रहेगा, वो लोअर रिस्क, हायर रिस्क या सिग्निफिकेंट रिस्क, एंड इवैल्यूएट करो उसको कि वो ज्यादा परवेसिवली रिलेट करता है क्या एफएस एज अ होल। बिकॉज अपन ने देखा कि मेरा जो भी रोमम रहता है वो 2 लेवल पे से रहता है, एक ओवरऑल एफएस लेवल एंड एक सेकंड एपकॉड डी लेवल। तो मुझे इवैल्यूएट करना पड़ेगा एसेस करने के बाद भी, भैया ये हायर रिस्क है, बट अभी ये हायर रिस्क मेरे ओवरऑल एफएस लेवल पे है या मेरे एपकॉड डी लेवल पे है। समझ रहे हो? तो ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा। क्लियर विद दिस? एंड पोटेंशियली अफेक्ट मैंने असर्शंस को, वो सबसे ज्यादा असर्शंस को अफेक्ट करता है क्या, मतलब परवेसिव है क्या, परवेसिव है क्या मतलब ओवरऑल एफएस लेवल पे वो रिस्क मैटर करता है क्या। एंड देन ये जो आइडेंटिफाई किया रिस्क, इवैल्यूएट किया, उसको रिलेट करो विद द व्हाट कैन गो रॉन्ग एट द असर्शन लेवल एंड कंसीडर द लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट। कि जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया, असेस किया, इवैल्यूएट किया, अभी उसको देखो सर इवैल्यूएट करते समय हमने देखा कि वो ओवरऑल एफएस लेवल पे है या सर मेरे एपकॉड डी लेवल पे है, एंड उसके
बाद में उसको रिलेट करो कि क्या गलती हो सकती है, एंड जो गलती हो सकती है उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, उसका लाइक्लीहुड कितना है। लाइक्लीहुड माने प्रोबेबिलिटी, उसका चांसेस कितना है गलती होने का। सही है, बिकॉज चांसेस अगर ज्यादा है तो रिस्क बढ़ जाएगा, अपना डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा। चांसेस कम है तो उतना जोरों से नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा बट कम नहीं बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। सही है, क्लियर विद दिस। नेक्स्ट, रिस्क टू बी असेस्ड इंक्लूड, जो रिस्क अपने को असेस करने हैं वो रिस्क जो रहेंगे विल इंक्लूड द रिस्क ड्यू टू बोथ एरर एंड फ्रॉड। एरर एज वेल एज फ्रॉड की वजह से जो रिस्क रहता है, दोनों चीजें इंक्लूड होगी इसमें। तो सर एरर के वजह से एंड फ्रॉड के वजह से क्यों? बिकॉज भाई एरर के वजह से जो रिस्क होता है उसमें डिटेक्शन रिस्क, एंड फ्रॉड की वजह से जो रिस्क होता है उसमें डिटेक्शन रिस्क, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। द डिटेक्शन रिस्क इन द फ्रॉड रिस्क इज वे हायर देन द डिटेक्शन रिस्क इन द एरर। सही है, रिस्क ड्यू टू एरर में डिटेक्शन रिस्क कम होता है एज कंपेयर टू फ्रॉड। क्यों? बिकॉज फ्रॉड तो सर लोगों ने सोच समझ के किया है, तो वहां पे अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को मिल जाएगा, ऐसा कोई सर सबूत उन्होंने छोड़ा रहेगा क्या उनके एंड से? नहीं, फिर भी अपने को कष्ट ज्यादा लेने पड़ेंगे। एरर में वैसा रहेगा क्या? नो, एरर में तो मैनेजमेंट भी चाहेगा कि भाई गलती पता लगे। सही है, तो इसीलिए वहां पे डिटेक्शन रिस्क ज्यादा रहेगा, बिकॉज वहां पे सबूत मिलने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रॉड। समझ रहे हो? तो जब भी मैं रिस्क को असेस करूंगा तो मैं दोनों रिस्क कंसीडर करूंगा, रिस्क ड्यू टू एरर, रिस्क ड्यू टू फ्रॉड एज वेल। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, as a guided by SA 315 but significant assessment of fraud, very important MCQ। ये एमसीक्यू में अपने क्लासेस में भी करा चुका हूं सब चीजें, जो भी डिस्कशन करवाओ कि फॉर ए सिग्निफिकेंट असेसमेंट ऑफ फ्रॉड ऐसे 240 रिक्वायर करता है, वो रिक्वायरमेंट अपने को देखना चाहिए। कि सर ऐसे 315 क्या बोलता है कि जब भी तुम आइडेंटिफाई करो एंड असेस करो रिस्क को, तो दोनों रिस्क को कंसीडर करो सर। रिस्क ऑफ एरर भी देखो एंड रिस्क ड्यू टू एरर भी देखो एंड रिस्क ड्यू टू फ्रॉड भी देखो। बट जब आपको रिस्क ड्यू टू फ्रॉड का असेसमेंट करोगे, रिस्क ड्यू टू फ्रॉड को आइडेंटिफाई करके असेस करोगे ना, तब आप ऐसे 240 को भी रेफर करो। समझे क्यों? बिकॉज इसे 240 स्पेसिफिकली फ्रॉड के रिगार्डिंग बात करता है। क्लियर विद दिस? वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू बन सकता है, प्लीज मार्क दिस, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट, अभी सर जब मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंच रहे हैं हम कि जब सर मुझे रिस्क पता चले कि ये रिस्क है सर, ये लेवल के रोमम है, सही है। अभी ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को मिटिगेट करने के लिए मैंने प्लानिंग किया कि मैं क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। ओके, अभी जब भी मैं ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूं तो लुक एट दिस ऑडिट प्रोसीजर्स। इसका एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो में मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूं, ठीक है, अगर आपने वो देखा रहेगा तो आपको पता है। तो ऑडिट प्रोसीजर्स में बेटा क्या क्या टाइप रहते हैं? सबसे पहले सर मेरा आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मैं एकदम शॉर्टकट में लिखूंगा अभी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देन आता है सर मेरा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। दो ही टाइप के ऑडिट प्रोसीजर रहते हैं सर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, जब मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं तो रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर का नाम से ही बोल रहा है कि रिस्क को असेस करने के लिए सर जो मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रोमम, उसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बट जब मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बोलूं तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के मेरे अलग अलग पार्ट बन जाते हैं। एक पहला आता है टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एंड देन आता है सर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। एंड सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर के दो पार्ट बन जाएंगे, एक टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड देन आएगा सर एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसके बारे में ऐसे 520 बात करता है। आर यू गाइस गेटिंग? अरे एकदम अच्छे समझ रहे हैं क्या? चलो, तो सर अपन ने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है, देन एक एफएपी होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कि रिस्क को असेस करने के बाद सर कैसे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे आगे, तो इसका एनटीई डिटरमाइन करते हैं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तो वो रहता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दोनों आते हैं, टीओसी आता है एंड मेरा आता है सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो टीओसी माने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का मैंने आपको शॉर्टकट बोला था ध्यान रखने के लिए, डिम ऑफ आईसी एंड ओई, डिम ऑफ आईसी प्लस ओई। डिम ऑफ आईसी माने क्या? डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल प्लस ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का टेस्टिंग। डिजाइन माने सर कंट्रोल कैसे बना हुआ है, उसकी लायकी है क्या कि वो रिस्क को मिटिगेट कर पाए। इंप्लीमेंटेशन सर कोई भी एक ट्रांजैक्शन उठा के देख लो साल में से एंड चेक कर लो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वॉक थ्रू करके पूरा प्रोसेस कि सही से परफॉर्म हुआ है क्या, वहां पे कंट्रोल को इंप्लीमेंट किया है क्या। एंड सर ये जो इंप्लीमेंट किया एंड मेंटेन किया कंट्रोल को, उसके बाद में उसको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है या नहीं। तो मेंटेनेंस का पार्ट आता है सर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टेस्ट करना कि एक ट्रांजैक्शन को फॉलो हुआ बट ड्यूरिंग द ईयर जितने ट्रांजैक्शंस हुए उसमें से कुछ सैंपल्स उठा लो ड्यूरिंग द ईयर के, एंड वो सैंपल्स के बेसिस पे चेक कर लो कि जो अपन ने एक ट्रांजैक्शन के लिए इंप्लीमेंटेशन चेक किया वही पूरे सैंपल्स के लिए चेक हुआ है या नहीं हुआ है।
आर यू गाइस गेटिंग? तो ये होता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का टेस्टिंग। ये सब टेस्टिंग करेंगे हम टीओसी में। उसके बाद में हम जाएंगे सर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में। तो यहाँ पे हमने देखा था अगर अपने को यहाँ पे डिफिशियंसी पता लगता है तो हम देखेंगे सर इसको कंट्रोल रिस्क असेसमेंट करेंगे। एंड कंट्रोल रिस्क असेसमेंट करना मतलब रिलाई कर सकते हैं या डू नॉट रिलाई या नॉट रिलाई, ये हम देखेंगे। अगर रिलाई करेंगे तो नॉर्मल एसएपी, नॉर्मल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। बट सर नॉट रिलाई करते हैं तो इन दैट केस एडिशनल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर अपने को परफॉर्म करने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन रिलेटिव आ जाएगा कि सर जब मैं बोलूँ कि रिलाई नहीं कर सकता कंट्रोल्स पे तो मुझे एडिशनल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, बट पहले ही मैं प्लानिंग करते समय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट प्रोग्राम में बना चुका हूं कि मुझे कौन से प्रोसीजर करने हैं। तो दिस रिक्वायर्स चेंजेस इन ऑडिट प्लानिंग, requires changes in audit planning and audit program, audit planning and corresponding and program बोलता हूं मैं, सही है 2 मिनट के लिए। अभी सर अपन ने क्वेश्चन देखा था ऐसे 200 का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में कि सर जब मेरा ऑडिट प्लानिंग में चेंज हो जाता है तो करस्पॉन्डिंग मेरे स्ट्रेटेजी में भी चेंज होता है, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। आपको अगर याद है, नहीं याद है तो मेरा चैप्टर 1-2 का रिवीजन देख लेना, चैप्टर 2 के रिवीजन में रहेगा ये, समझ रहे हो? तो चैप्टर 2 का रिवीजन देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, सही है। तो क्यों आया ऐसा, ये आपको समझ गया? बिकॉज एडिशनल, पहले मैं कुछ अलग प्लान कर चुका हूं सर मेरे प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी के बेस पे, बट अभी मुझे एडिशनल करने पड़ेंगे तो वहां पे मुझे अमेंडमेंट करना पड़ेगा। एंड ये फेजेज जो चलेगा ये हमेशा चलता ही रहेगा ऑडिट खत्म होने तक, समझ गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो नॉट रिलाई किया तो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में टीओडी कर रहे हैं। टीओडी माने टेस्ट ऑफ डिटेल्स। यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव रहता है वैक ऑफ एडी चेक करना। वैक ऑफ एडी माने सर वैलिडिटी, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ काउंटिंग डेटा। वैलिडिटी मतलब सर सही ट्रांजैक्शन है क्या या फेक नहीं है। एक्यूरेसी अमाउंट कितने पे रिकॉर्ड हुआ वो अमाउंट इनवॉइस से इसके मैच कर लो, तो वाउचिंग करेंगे यहाँ पे। वैक ऑफ एडी माने क्या? वाउचिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग ट्रांजैक्शंस के लिए, समझ रहे हो? तो वाउचिंग वेरिफिकेशन करेंगे वैक ऑफ ईडी आइडेंटिफाई करने के लिए, कंप्लीटनेस भी आइडेंटिफाई करने के लिए, अकाउंटिंग डेटा का। एक बार ये कर लिया तो सर अपने को वेरी इंपॉर्टेंट चीज कुछ प्रोसीजर्स, कुछ अकाउंट बैलेंसेस के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, जहां पे हम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा का दोनों का बीच में का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करके उसको टेस्ट करेंगे बाय परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, समझ रहे हैं? इसके बारे में ऐसे 520 बात करता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। नाउ व्हाट इज इंक्लूडेड इन योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूड होता है? थोड़ा फास्ट लग रहा होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे जितनी ज्यादा चीजें कवर करनी है उतना अच्छा रहेगा, सही है ना? तो प्लीज बेटा अगर आपको फास्ट लग रहा होगा तो प्लीज आप स्पीड कम कर लो, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं ना स्पीड कम करने के, सही है? यूट्यूब पे तो फटाफट से इसको स्पीड कम करके आप देखोगे एंड फिर उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, सही है? बट आप मुझे नहीं रोक सकते बिकॉज मुझे ये वीडियो लंबा करना नहीं तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो जिंदगी में कि सर इतना लंबा मैराथन रिवीजन का वीडियो कैसे हो जाएगा, सही है? नहीं चलता वैसा आपको, तो चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं ज्यादा चीजें कवर करनी है, मैं चीजें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं ज्यादा ही एक्स्ट्रा ही बताने वाला हूँ, डबल बताऊंगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना अच्छा होगा। चलो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है ना। सर इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे तो क्या है सर, ऐसा पेपर इतना बड़ा? अरे भैया अपने को प्रोबेबिलिटी, आईसीआई को कभी चैलेंज मत करना कि ये क्वेश्चन बनेगा, यही बनेगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसका लिस्ट दे दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन थे, ऐसा नहीं रहता बेटा। बट एक अपना जजमेंट रहता कि कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, उस बेसिस पे बोल रहा हूं, सही है? चलेगा? तो पढ़ना तो सब है, रिवाइज तो सब करना है, जितना ज्यादा मैक्सिमम होगा, सही है? चलो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या क्या इंक्लूड करता है? सबसे पहले सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बोला तो मैं इंक्वायरी करूंगा मैनेजमेंट से, समझ के ले लूंगा, बिकॉज मुझे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है एंटिटी का, एनवायरमेंट का, एंड उस बेसिस पे मैं असेस करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा रिस्क को, जो ऊपर हमने देखा था। आर यू गाइस गेटिंग? तो जब मुझे अंडरस्टैंडिंग करना है फॉर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क, क्या क्या करते हैं ऊपर देखा ना, अंडरस्टैंड करो एंटिटी को, एनवायरमेंट को। क्या टाइम पास है सर वहां पे बैठे जाके साधु महाराज जैसा कंपनी में जाके बैठ गए और पता लग गया आपको एंटिटी कैसे काम करता है, एनवायरमेंट? नहीं भाई, तुझे बात करना पड़ेगा, तुझे मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड करने के लिए तुझे इंक्वायरी करना पड़ेगा। सो पहला प्रोसीजर इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी, सही है? दिस इज योर आरएपी का पहला प्रोसीजर। सर अभी इंक्वायरी कर लिया, उसके बाद में मैं कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर करता हूं। चले जाओ ऐसे 520 में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर के रिवीजन करते समय हम फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड एट द 3 लेवल्स। पहला लेवल प्लानिंग, देन सेकंड लेवल एग्जीक्यूशन एंड देन थर्ड लेवल कंक्लूजन।
तीनों लेवल्स पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म होता है। जब मैं एनालिटिकल प्रोसीजर प्लानिंग लेवल पे बोलता हूं तो सर ये मैं करता हूं ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कहां पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है। एग्जीक्यूशन मतलब जब मैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं तब। उसके बाद में सर एक कंक्लूजन लेवल पे मैं फाइनल एफएस पे चेक करके देखता हूं कि जो मैंने कंक्लूजन रीच किए हैं वेदर दैट आर लाइन इन लाइन विद व्हाट माय एनालिटिकल प्रोसीजर और फाइनल एफएस इज शोइंग। तो ये दोनों लेवल पे मैं करता हूं वेरिएंस एनालिसिस कि बैलेंस शीट में वेरिएंस देखता हूं लास्ट ईयर का, करंट ईयर का, और वेरिएंस का टेस्टिंग करके देखता हूं कि सर एनालिटिकल प्रोसीजर सही लग रहा है क्या। रेशियो एनालिसिस करता हूं। ये मेजरली चीजें परफॉर्म होती है अपने प्लानिंग एंड कंक्लूजन लेवल पे। सिर्फ फर्क इतना है कि पहले ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होगा इन ऑर्डर टू प्लान, ये प्लान करने के लिए रहेगा, एंड यहाँ पे सर कंक्लूजन को मैच करने के लिए रहेगा कि अपना कंक्लूजन मैच हो रहा है कि जो अपना अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ में। एंड दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये लास्ट वाला कंक्लूजन वाला ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है इसे 520 का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, जो मैंने 520 का क्वेश्चन यहीं पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट थिंग्स, ये एनालिटिकल प्रोसीजर प्लानिंग लेवल पे परफॉर्म कर ली, फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। ऑब्जर्वेशन किस बात का करेंगे, जाएंगे विजिट करेंगे ना मैनेजमेंट के प्रीमाइसेस को, वहां पे देखेंगे भैया बंदे कैसे काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट तो बोल रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सिंसियर बंदे हैं, बट दिख रहा है कोई मोबाइल पे गेम खेल रहा है, तो चलेगा क्या? नहीं सर, समझ में आता है कोई कितना टाइम पास कर रहा है, कोई कितना इज्जतदार है, कोई कितना बेसिकली ये कर रहा है, समझ रहे हो। तो वो ऑब्जर्वेशन से आपको पता लगेगा, रिस्क असेसमेंट होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, एंड इंस्पेक्शन मतलब सर आप देखोगे प्रीमाइसेस को, इन्वेंटरी को, बेसिकली सब चीजों को। सही है। तो बिजनेस प्लान, स्ट्रेटेजीज, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स, मैनेजमेंट इंटरनल रिपोर्ट्स, MIS रिपोर्टिंग होता है। इंटरिम एफएस मतलब सर साल के बीच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी रहता है, क्योंकि उनको क्वार्टरली रिपोर्टिंग करना पड़ता है। सही है। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, फैक्ट्री प्लांट विजिट करके, ऑफिस लोकेशन को विजिट करके, ये सब चीजें अपन करेंगे सर RAP में। आर यू गाइस गेटिंग? अरे समझा गया। नेक्स्ट पॉइंट सर, जब हम अंडरस्टैंड करेंगे एंटिटी को तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। पहले प्लानिंग फेज में ये सब चीजें कर ली, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे सर, उसके बाद पता भी लगा कि भाई कुछ झोल हो रहा है, फिर भी नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि सर प्लानिंग फेज में ही करना है। भाई ऐसे नहीं बोलता, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है। जब हम गैदर करेंगे डेटा को, अपडेट करेंगे बार बार, पहले कुछ गलत पता चला, बाद में सही पता चला, तो उसको अपडेट करेंगे, गैदर करके अपडेट करेंगे, एनालाइज करेंगे इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑडिट। आर यू गाइस गेटिंग? अरे समझ रहा है क्या? तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट सर, जब हम कंटिन्यूअस प्रोसेस बोले तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरनमेंट करने के लिए अपन को क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्या क्या अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज व्हाट नीड टू बी कवर्ड हियर। ऑडिट रिस्क का लास्ट पार्ट आ रहा है यहाँ पे, और 2-3 पार्ट आएंगे बाद में, बट अभी के लिए उसके बाद में इंटरनल कंट्रोल स्टार्ट करेंगे। चलो देख लो सर, जब मैं एंटिटी को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे उसके इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, कौन सी इंडस्ट्री में बेसिकली बिजनेस काम करता है, ऑपरेट करता है। नेक्स्ट मुझे देखना पड़ेगा कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है क्या, लॉज एंड रेगुलेशंस कौन से एप्लीकेबल होते हैं। सो अगर लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं तो सर सेबी के भी लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। बट जब मैं बोलूं कि अनलिस्टेड कंपनी है तो सेबी का लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं होगा। सही है। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कौन से हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। बट सर जब सर्विस इंडस्ट्री है तो वहां पे शायद फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल ना हो। नेक्स्ट मैं बात करूं सर्विस में तो नहीं होगा, एब्सोल्युटली शायद नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट थिंग सर, मुझे देखना पड़ेगा कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन है तो मेरा फेमा का भी एप्लीकेबल हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बट सर फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं है, पूरा इधर का इधर ही हो रहा है, तो फिर फेमा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आई नीड टू चेक कि कौन से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल है, कौन से नहीं है। एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स देखने, जैसे कि कौन सा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज कितने ज्यादा अफेक्ट करते हैं। आई नीड टू चेक आउट दैट। ओके, मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दे सकता, रेगुलर क्लासेस में मैं इससे 4 गुना 10 गुना टाइम ज्यादा लगाता हूँ। सही ना, 4-5 गुना मिनिमम तो लगता ही है ज्यादा टाइम। सही है। तो प्लीज अंडरस्टैंड माय फीलिंग। सही है ना। चलो, तो रिलेवेंट इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से ऐसे एंटिटी के बाहर के फैक्टर्स है जो एंटिटी को अफेक्ट करते हैं, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशन पॉलिसीज, व्हाटएवर, गवर्नमेंट डिसीजन, बजट का डिसीजंस। उसके बाद में कौन सा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, कौन सा AS एप्लीकेबल होता है, इंड AS होता है, वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, इस एंटिटी का नेचर क्या है, उसके कौन से ऑपरेशंस है, क्या क्या ऑपरेशंस है, ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है उनका, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद में गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है वो देखना पड़ेगा कि एंटिटी का स्ट्रक्चर कैसा है, बेसिकली एम्प्लॉय स्ट्रक्चर कैसा है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कहां से कितना ध्यान रखता है, हायरार्की क्या है वो। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स कहां पे है, मेजर चीज देखनी, बैलेंस शीट की इन्वेस्टमेंट्स देखना है कहां पे है। उसके बाद में फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर क्या है, कितना डेट से पैसा लिया है, कितना इक्विटी से लिया है। अभी जब FM पढ़े होंगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में आपको ये समझ जाता है कि डेट इक्विटी कितना कम ज्यादा लेने से क्या फर्क पड़ता है ना जिंदगी में, कंपनी पे, वो समझ में आ गया। तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा क्यों फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर देखना है अपने को, समझ रहे हो।
नेक्स्ट पॉइंट, अपने को देखना है कि कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज एंटिटी ने सिलेक्ट किए हैं, अप्लाई किए हैं, वेदर दोज आर इन कंसिस्टेंट और नॉट, कंसिस्टेंटली अप्लाई किया है क्या, ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज किया है क्या, अगर चेंज किया है तो वो जरूरी है क्या, उसके रिगार्डिंग कोई भी रिक्वायरमेंट्स है जो एफएस में रिक्वायरमेंट दिए या नहीं है वो देखने पड़ेंगे, उसके डिस्क्लोजर देखने पड़ेंगे। एंड सही है, ये इंडस्ट्री के रिगार्डिंग भी सर सही मैच करते हैं क्या, मतलब इंडस्ट्री में यूजुअली फीफो फॉलो होता है बट ये लोग वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हैं, चलेगा क्या, नहीं सर, देखना पड़ेगा स्पेसिफिक रीजन क्या है, मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, ऐसे ही उसको देख के छोड़ नहीं सकते, मैनेजमेंट को पूछना पड़ेगा स्पेसिफिक रीजन क्यों फीफो नहीं करते हैं, क्यों वेटेड एवरेज करते हैं। आर यू गाइस गेटिंग, एकदम अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट, एंटिटी के ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है, उसके विजन स्टेटमेंट देखो, मिशन स्टेटमेंट देखो, उसके वेबसाइट पे जाओ, देखो वेबसाइट पे रहता ही है विजन स्टेटमेंट, हमारा ये विजन है, हमारा ये मिशन है, सही है, हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स है, विजन लॉन्ग टर्म, मिशन शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट, रिलेटेड बिजनेस रिस्क, उसमें से क्या क्या रिजल्ट कर सकते हैं। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सर जब मैं रोमम देखता हूं तो रोमम ओवरऑल एफएस लेवल पे देखता हूं, ओवरऑल एफएस लेवल छोड़ के मैं अपकॉडी लेवल पे भी देखता हूं, बट जब मैं ओवरऑल एफएस लेवल देखता हूं तो तब मेरे ऐसे बिजनेस रिस्क जो बड़े बड़े रिस्क रहेंगे जो मुझे एंटिटी के ऑब्जेक्टिव से, विजन से, मिशन से पता लगेंगे, वो रिस्क मुझे देखने पड़ेंगे। कोई एक्सटर्नल फैक्टर से रिस्क पता चला, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई गवर्नमेंट आगे जाके कोई पॉलिसी चेंज करने वाला है, जैसे कि सुजलॉन एनर्जी का एग्जांपल मैंने अपने क्लासेस में दिया था कि सर सुजलॉन एनर्जी में गवर्नमेंट के जो सिस्टम था वो सिस्टम चेंज हो गया, उसके वजह से बिजनेस पे काफी इफेक्ट हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा अभी डिटेल में नहीं बोल सकता। तो नाउ दिस इज द एक्सटर्नल फैक्टर, गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया तो एंटिटी को अफेक्ट किया, नाउ दिस रिस्क हैज टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर ने ये रिस्क कंसीडर करना चाहिए भैया, बिकॉज इसके वजह से मेरे गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट आ सकता है एंटिटी के, आर यू गाइस गेटिंग, मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंपैक्ट आ सकता है। सो दिस इज द रोमम एट द ओवरऑल एफएस लेवल, आर यू गाइस गेटिंग, परवेसिव है, वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसके लिए मैं एनालिटिकल प्रोसीजर किया हूं ओवरड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, एंड जहां पे मैं रेशियो एनालिसिस करता हूं लास्ट के प्रायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का के साथ वैरिएंस एनालिसिस करता हूं कि कितने से बड़ा है लास्ट के 3 साल 5 साल का एनालिसिस, सही है। उसके बाद में कुछ इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या है जो अफेक्ट करते हैं एंटिटी को, जैसे कि सर मेरे टॉप कस्टमर्स कौन से हैं, मेजर कस्टमर्स, मेजर वेंडर्स कौन से हैं, प्रोडक्ट वाइज मैं टेस्टिंग करता हूँ कौन से मेजर प्रोडक्ट्स है जो मेरे रेवेन्यू को ज्यादा इफेक्ट करते हैं। उसके बाद में मेजर कैपेक्स वेंडर कौन से है, बिकॉज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा रहेगा, यूजुअली एंटिटी 1-2 वेंडर्स को ही सिलेक्ट करता है मेजरली, उन्हीं से सर ज्यादा होता है, तो उन वेंडर्स के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद में रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क नीड टू बी कंसीडर, बिकॉज इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, सही है। तो ये सब चीजें आप अंडरस्टैंड करोगे व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। आर यू गाइस गेटिंग, अरे मुझे बोलो ना, एकदम सही से समझ गए आपको ये सब चीजें, ठीक है। चलो अभी उसके बाद में बेटा आएगा आपका इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल का हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फटाफट से रिवीजन करेंगे इंटरनल कंट्रोल का पार्ट, ठीक है बेटा। चलो मैं सोच रहा हूँ कि इंटरनल कंट्रोल वाला पार्ट में अगले वीडियो में कवर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, है ना, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, है ना, तो मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा इंटरनल कंट्रोल ताकि बाद में आपको बहुत इजी हो जाए। तो यहाँ पे मैं रिस्क के रिगार्डिंग जो 2 मेजर पॉइंट है वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिस्क एंड सिग्निफिकेंट रिस्क, ये 2 पॉइंट अभी रिवाइज कर लेते हैं एंड ये वीडियो को हम स्टॉप करेंगे, ये रिविजन को यहीं पे पॉज कर देंगे, ठीक है बेटा। चलो बाकी एनीवेज मैं सभी चैप्टर्स का मिला के कंसो वीडियो एक डाल दूंगा बाद में, सब चैप्टर वाइज कंप्लीट होने के बाद। चलो लुक एट दिस, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि फैक्टर्स कौन से कंसीडर करने चाहिए व्हाइल एक्सरसाइजिंग द जजमेंट एज टू रिस्क विच आर द सिग्निफिकेंट रिस्क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, जो मैं बोलूं अपना ये नवंबर का एग्जामिनेशन एंड मई का जो पोस्टपोन होने वाला एग्जामिनेशन जब भी रहेगा 21, वो एग्जामिनेशन के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए ऑडिटर ने कि जब वो जजमेंट लेगा कि भाई रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे तो ये सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है। तो सर मतलब जब हमने बोला कि इसे 315 के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड एसेस करेंगे, तो आइडेंटिफाई तो कर लिया सर, कोई तो रिस्क है या आइडेंटिफाई कर लिया, अभी इसको एसेस करना है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, सही है। तो मुझे असेसमेंट करना है वेदर दिस इज सिग्निफिकेंट और नॉट। तो ये असेसमेंट करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए, विच आर द फैक्टर्स, क्या क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए, उसके लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स नीड टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर टू while exercising judgment as to risk which are the significant risk। कौन से रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से फैक्टर्स ऑडिटर ने कंसीडर करने चाहिए, वो ये क्वेश्चन है। आर यू गाइस गेटिंग, ये कॉन्सेप्ट समझ गए आपको क्या है क्या नहीं है। चलो अभी इसका डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन समझना काफी इंपॉर्टेंट है, तो अभी अच्छे से ध्यान दो। कब मैं बोलूं कि भाई रिस्क ये सिग्निफिकेंट रिस्क है, सिंपल क्वेश्चन, कब मैं बोल सकता हूं कि ये जो रिस्क है ये सिग्निफिकेंट रिस्क है। अगर वो रिस्क में फ्रॉड रिस्क है तो सिग्निफिकेंट है, ये पहले ही बोल दिया मैं। सो वेदर दैट रिस्क इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड,
फ्रॉड की वजह से रिस्क है क्या, तो सिग्निफिकेंट है। अगर सर ऐसा कोई रिस्क है जो रिलेट करता है मेजर इकोनॉमिक चेंज, अकाउंटिंग डेवलपमेंट और अदर डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोविड की वजह से इकोनॉमी में मेजर चेंज हो गया, मेजर रिस्क, बड़ा रिस्क, सर सिग्निफिकेंट रिस्क। सेकंड चीज सर अकाउंटिंग में चेंजेस हो गए, एएस का इंड एस एप्लीकेबिलिटी आ गया, मेजर सिग्निफिकेंट चेंज, तो सर सिग्निफिकेंट रिस्क। उसके बाद में अदर कुछ डेवलपमेंट्स हो गए, मान लो सर कारो 2016 से लेकर कारो 2020 हो गया, अरे तो वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर चेंज सर सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर मैं बोलूं सर कोई अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट इनको चेंज हो गया और कुछ सर और कुछ आ रहा है, कोई लॉज एंड रेगुलेशन चेंज हो गए, अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी बन गया, सेबी के लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो गए, सिग्निफिकेंट रिस्क। समझ रहे हो, तो वो रिस्क को अगर ऐसा कोई रिस्क रिलेट करता है ऐसे कोई कोविड के वजह से, मतलब जैसे कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चेंज या अकाउंटिंग चेंज या अदर डेवलपमेंट, तो वो बेटा मेरा सिग्निफिकेंट रिस्क बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंड एस या अकाउंटिंग का एग्जांपल, कंपनीज एक्ट 2013 जब आया था तब वाला, 1956 का 2013 बहुत बड़ी उड़ी ना, तो सिग्निफिकेंट चेंज, कोविड का पीरियड। सही है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस देखने पड़ेंगे कि भाई जहां पर मैं जा रहा हूं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का एग्जांपल दिया था मैंने रेगुलर क्लास में कि सर अगर मैं बोलूं कि मेरे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में कौन सा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन रहेगा, जैसे कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का बुकिंग होना, इन्वेंट्री का मेंटेनेंस होना, इन्वेंट्री का रिकॉर्डिंग होना, वेरी चैलेंजिंग ट्रांजैक्शन। जब भी मैं ऑटो कंपोनेंट बोलता हूं 10-10 हजार आइटम्स होते हैं। जॉन डियर का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, जब मैं ऑडिट करता जॉन डियर का, तो मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स का ऑडिट किया एंड इन्वेंट्री का ऑडिट किया, तो उसमें मुझे पता लगा कि भाई क्या क्या बड़ा होता है, इसमें कितनी बड़ी चीजें होती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चेंज, क्यों, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, समझे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। उसके बाद में सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विद द रिलेटेड पार्टीज, पता लगा भाई पहले एनालिसिस करके प्लानिंग करके एंड तब जब अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी किया, एनवायरनमेंट किया, मैनेजमेंट से डिस्कशन किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, तो पता लगा कि रिलेटेड पार्टीज के साथ बहुत बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं एंड ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं। सर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हो रहे रिलेटेड पार्टीज के साथ रादर देन द नॉन रिलेटेड पार्टीज के साथ, तो अगर मैं देखूं उसका कंपोनेंट, उसका प्रोपोर्शन रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन का बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंट है, तो वहां पे सर सिग्निफिकेंट रिस्क आएगा। क्यों, बिकॉज रिलेटेड पार्टी में फ्रॉड का रिस्क बहुत ज्यादा होता है एंड फ्रॉड का रिस्क अगर ज्यादा होता है तो इन दैट केस बेटा मेरा सिग्निफिकेंट रिस्क तो बनता ही है। नेक्स्ट डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी कोई मैनेजमेंट ने प्रोविजन बनाया, बहुत बड़ा प्रोविजन बनाया, कोविड की वजह से इन्वेंट्री लॉस हो जाएगा, इन्वेंट्री खराब हो जाएगा, तो बहुत बड़ा प्रोविजन बना दिया। इतना बड़ा प्रोविजन बनाया कि जिसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी प्रोविजन है तो सब्जेक्टिविटी है, तो सर अगर मैं बोलूं डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी मतलब कितना ज्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो सर हायर रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर कम सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है तो लोअर और हायर रिस्क, बट सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है और उसका डिग्री बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लेवल पे सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो इन दैट केस मुझे बेटा वो सिग्निफिकेंट रिस्क लेना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है तो चेंजेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सही है, एंड वो मटेरियल चेंज हो सकता है। नेक्स्ट रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कि भैया बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव क्लॉज, सही है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, भैया वो ऑब्जेक्ट के बाहर जाके ये अदर देन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बट मैं बोलूं वो ऑब्जेक्ट छोड़ के कुछ अदर ही ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट, एंड वो मेजर ट्रांजैक्शन है भाई, एक आधा दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं, मेजर ट्रांजैक्शन बार बार हो रहे, तो सर ऐसे ट्रांजैक्शंस अगर कुछ मेरे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस होते आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो तब मैं मानूंगा सर वो जो रिस्क है ना वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट रिस्क है नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन, जो बार बार सर दिन भर में रिकरिंग नहीं होते, कभी तो होते हैं सर, बट मेजर ट्रांजैक्शन है, बहुत बड़े ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द रिस्क वेदर दैट इज सिग्निफिकेंट और नॉट। सही है, एंड उसके बाद में सर एक क्वेश्चन बनता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रिस्क, कि जब आपने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, एनालिसिस किया, तो कैसे उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, इसका क्वेश्चन आपको बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में। सो लुक एट दिस, ये लास्ट पार्ट रहेगा आप ये ऑडिट रिस्क के चैप्टर का, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रिस्क। जब भी आप रिस्क को डॉक्यूमेंट करेंगे तो पहले आपने डॉक्यूमेंट करना है कि आपने एंगेजमेंट टीम के साथ क्या क्या डिस्कशन किया, एंगेजमेंट टीम मतलब ऑडिट का टीम, आर यू गाइस गेटिंग, ऑडिट का टीम, उसके साथ क्या क्या डिस्कशन हुआ एंड सिग्निफिकेंट डिसीजंस रीच्ड, बिकॉज प्लानिंग जब करते हैं तब एंगेजमेंट पार्टनर का डिस्कशन होता है विद द ऑडिट टीम। सही है, एंड वो बोलते हैं कि भैया ये कंपनी में क्या क्या रिस्क है बेस्ड अपॉन द प्रायर एक्सपीरियंस, बेस्ड अपॉन द अदर क्लाइंट का एक्सपीरियंस जो सिमिलर इंडस्ट्री में रहते हैं। सही है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन डिस्कशन का करेंगे सबसे पहले कि जो पार्टनर ने हमें चीजें बताई थी वो क्या क्या बताई थी, जो हमारा एंगेजमेंट टीम का डिस्कशन हुआ था वो क्या क्या हुआ था, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले करेंगे। देन सेकंड, सब जब हमने अंडरस्टैंड किया इंफॉर्मेशन विद द एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड उसका एनवायरनमेंट बाय इंक्वायरिंग विद द मैनेजमेंट, तो उसके बेसिस पे सर क्या क्या की एलिमेंट्स हमें पता चले, क्या क्या मेजर चीजें हमें पता चली बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट बाय डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, वो डॉक्यूमेंटेशन मेजर चीजें करोगे। देन थर्ड,
उस बेसिस पे जो जो भी हमने आइडेंटिफाई किए एंड एसेस किए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द 315 के हिसाब से जो जो भी आइडेंटिफाई किया एंड एसेस किए रॉमम बेस्ड अपॉन दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड बेस्ड अपॉन द एंगेजमेंट डिस्कशन, ये पहले 2 पॉइंट के बेस पे जो जो भी रिस्क को आइडेंटिफाई किया और रिस्क को आइडेंटिफाई किया उसका असेसमेंट किया, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा कि ये रिस्क आइडेंटिफाई किया, ये हर एक रिस्क का इतना इतना रिस्क लेवल था, मतलब इसका इतना असेसमेंट था, सही है। एंड वो फाइनेंशियल लेवल स्टेटमेंट लेवल पे था या असर्शन लेवल पे था, तो ओवरऑल एफएस लेवल पे था या एपकॉडी लेवल पे था, वो भी अपने को देखना पड़ेगा। एंड उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा कि जो जो भी रिस्क आइडेंटिफाई किया है उसके रिगार्डिंग कौन से रिलेवेंस कंट्रोल्स थे जिसका ऑडिटर ने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन किया है। समझे कि जो जो भी रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं उसके रिगार्डिंग कौन से रिलेवेंट कंट्रोल्स है जो मैनेजमेंट ने हमें बताया कि वो लोग इंप्लीमेंट करते हैं बेस्ड अपॉन आवर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा एंगेजमेंट टीम का डिस्कशन इंटरनल अपना अपना खुद का, देन उसके बाद में मैनेजमेंट के साथ जो डिस्कशन करके अंडरस्टैंड किया एंटिटी को एनवायरनमेंट को, वो करना पड़ेगा। देन उसके बाद में सर थर्ड चीज ये दोनों करके सर जो अपने को रिस्क पता चले वो आइडेंटिफाई किया उसका असेसमेंट किया लेवल का, तो एफएस लेवल पे है या सर एपकॉडी लेवल पे है, असर्शन लेवल पे है या सर उसका हायर रिस्क है, लोअर रिस्क है, इनसिग्निफिकेंट रिस्क है, वो लेवल्स ये डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। एंड इसके बाद में इन रिस्क के रिगार्डिंग क्या क्या कंट्रोल्स मैनेजमेंट फॉलो करता है वो कंट्रोल्स को भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। आर यू गाइस गेटिंग क्लियर विद दिस? और ये जब रिस्क एंड कंट्रोल्स का डॉक्यूमेंटेशन होता है तो इसको बोलते हैं RCM, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। क्लियर विद दिस? प्रैक्टिकल टर्म है, टेंशन मत लेना, अगर नहीं पता होगा पहले तो कोई टेंशन का बात नहीं, एग्जामिनेशन में एनीवेज नहीं आएगा, ठीक है। चलो जिन्होंने मेरे से क्लास लिया उनको पता ही रहेगा, ठीक है। चलो बेटा, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर का ऑडिट रिस्क वाला जो पार्ट है, रिस्क वाला जो पार्ट है, वो रिस्क वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाता है। अपन इसके सेकंड पार्ट ऑफ मैराथन रिवीजन में पूरा इंटरनल कंट्रोल का डिस्कशन करेंगे एकदम अच्छे से, एंड इंटरनल ऑडिट का सेक्शन 138 भी रिवाइज कर लेंगे। आर यू गाइस गेटिंग? एकदम अच्छे से क्लियर विद दिस? अरे बोलो मुझे एकदम अच्छे से क्लियर। चलो बेटा, आई होप गाइज आपको ये रिवीजन वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। अगर बेनिफिशियल रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम पॉसिबल जहां जहां शेयर कर सकते हो सबको शेयर करो, बिकॉज इसका बेनिफिट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट थिंग विच विल ऑकर फॉर दैट स्टूडेंट्स, सही है। चलो बेटा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। मिलेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में जहां पे डिस्कशन करेंगे इंटरनल कंट्रोल का फटाफट मैराथन रिवीजन से। चलो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।